माय नेम इज मोनिका अग्रवाल और हम कर रहे हैं नीट क्रैश कोर्स 2021 और मैं आज आपके सामने लाई हूँ एक नया चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चैप्टर वैसे बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है बट इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कैसा करना है वो थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों के लिए। बट आप लोग को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हर एक कैटेगरी की जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं उनके साथ कैसे डील करना है सब मैं आपको एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊंगी विद इन लेस टाइम, यानी ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा लेकिन आपकी सारी चीज कवर हो जाएगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। इसके बाद आप क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना और फिर आप देखना आपको कैसा लगा एंड कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें अभी आप लोग नीट की एग्जाम दे रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आपको पता होंगी बट हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सुन बेटा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? कोई भी चीज या कोई भी मोशन ऐसा बोलना चाहिए जो खुद को रिपीट करती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अर्थ हमारा सन के आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है, उसको फिक्स्ड टाइम लगता है, उतने ही टाइम में वो गोल गोल घूमता है, तो वो कैसा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन। जैसे घड़ी के कांटे, आवर हैंड ले लो, मिनट हैंड ले लो, सेकेंड हैंड ले लो, वो इक्वल टाइम में एक चक्कर लगाते हैं, राइट? सो दैट टाइप ऑफ मोशन, जिसको एक मोशन कंप्लीट करने के लिए हमेशा फिक्स्ड टाइम लगता हो, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है बेटा? कोई भी अपनी जो बॉडी है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो जाती है, मतलब कुछ इस तरह का मोशन, और ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा जगहों पे देखा होगा, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये जो मोशन है इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। लेकिन हम ऑसिलेटरी मोशन में से एक स्पेशल टाइप का मोशन पढ़ते हैं, यानी ऑसिलेटरी में जो कैटेगरी होती है ना उसमें एक स्पेशल टाइप का मोशन है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये भी दो टाइप के होते हैं, पहला है लीनियर एसएचएम और दूसरा है एंगुलर एसएचएम। हम लीनियर एसएचएम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छी तरह से है हमारे सिलेबस में, और एंगुलर एसएचएम के इतना पार्ट नहीं है बट वो भी हम देखने जरूर वाले हैं। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है बेटा? अ रीस्टोरिंग फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब यहाँ पे जब भी हम ऑब्जेक्ट को अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे वो वापस अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। अगर ऐसे टाइप का मोशन है तो हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये उसकी मीन पोजीशन है, आपने उसको इस तरफ डिस्प्लेस किया और जैसे ही छोड़ा वो वापस अपने मीन पोजीशन से आने के लिए तड़पता है, उसको चाहिए कि भाई मुझे क्यों डिस्प्लेस किया, आई वांट टू गो बैक टू माय ओरिजिनल पोजीशन, तो वापस अंदर की तरफ, मतलब इस तरफ उस पर फोर्स लगता है। अगर आपने उसको इस तरफ डिस्प्लेस किया तो वापस वो बोलेगा कि भाई जैसे आपने छोड़ा वो बोलेगा मुझे क्यों यहाँ पे लेके आए, मुझे अपने घर जाना है, मुझे वापस जहां मैं था वहां जाना है, तो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा। ये आप लोगों ने देखा भी होगा स्प्रिंग के केस में बेटा। ये हमारी स्प्रिंग है, पहले नेचुरल लेंथ पे है, ये मास m है, हमने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा और यहां तक लेके आए, तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो x है और हमने डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स राइट किया। तो जैसे ही आप छोड़ोगे इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होगा और वो फोर्स बिल्कुल इस x के ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन की बात कर रही हूं, द डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो x को प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आइडियली स्पीकिंग दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हम इसको SHM बोलते हैं एंड आइडियली स्पीकिंग दिस इज लीनियर SHM। जब एंगुलर SHM आएगा तो थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी, तब हम एंगुलर टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जरूरी नहीं बेटा आपको राइट में ही डिस्प्लेस करना है। आप बोलोगे बस आपने उधर ही क्यों खींचा, आप दबा दो, तो हमने स्प्रिंग को दबा दिया, कोई बात नहीं बेटा, ले इसको दबा दिया, हमने x डिस्प्लेसमेंट अब इस तरफ किया। अब बता सकते हो क्या हाँ फोर्स लगेगा? क्यों नहीं बता सकते मिस? अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहे हो, ये हम डे टू डे लाइफ में करते हैं मिस, आपके हमको पागल समझते हो? नहीं बेटा, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हो, इसके लिए तो मैं आपके लिए रिवीजन लाई हूं। तो अगर हम इस तरफ ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा और वापस आप देखोगे कि जो फोर्स है इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, और जितना ज्यादा आप डिस्प्लेस करते हो उतना ज्यादा इस फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट
इसके लिए यहाँ माइनस आता है। याद रखेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम इसको लीनियर एसएचएम बोलेंगे, वरना ये लीनियर एसएचएम नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड in fact saying it is the only condition for linear SHM. ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो भाई SHM है, x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी है तो हम उसको लीनियर SHM नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स SHM हो जाता है, बट फिलहाल हम लोग लीनियर SHM की बात कर रहे हैं। ओके, तो बेटा देखना, पहले हमारा पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन है। ऑसिलेशन ऐसे होता है ना बेटा, मीन से एक एंड तक जाता है, फिर मीन पे आता है, फिर दूसरे एंड पे जाता है, फिर मीन पे आता है, फिर ऐसे इस तरह से वो मोशन करता है, ठीक है। तो ये मीन से एक्सट्रीम, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सिमिलरली ये जो है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मीन से एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उसके बाद ये जो पूरा है इसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं, एंड दिस पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू 2a। ये एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये जो यहां से एक्सट्रीम से अदर एक्सट्रीम, दिस इज पाथ लेंथ एंड दिस इज 2a, ठीक है। तो अगर बेटा अपना पार्टिकल यहाँ पे है, यहां से यहां जाता है, फिर वापस मीन पे आता है, तो ऑसिलेशन खत्म नहीं हुआ है। अब मीन से ये एंड पे जाके और फिर वापस यहाँ आता है, तब हम बोलेंगे कि ऑसिलेशन हमारा खत्म हो गया है, एक ऑसिलेशन हो गया है। तो ये एक ऑसिलेशन करने के लिए इसको जो भी टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। So time period is denoted with capital T. What is time period? It is the time taken by the particle to complete one oscillation. पूरा एक oscillation जब complete होता है तो उसके लिए जो भी टाइम लगेगा उसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी के 3 सिंबल्स आपको देखने मिलते हैं, F, N, न्यू, एंड दिस इज 1/T, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई बेटा। एक और चीज सुन ले, अगर अपन ने एक ऑसिलेशन किया तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, बिकॉज हमने जहां से शुरू की थी हम वापस पूरा ऑसिलेट करके वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। डिस्टेंस कितना हुआ? मीन टू एक्सट्रीम a, एक्सट्रीम टू मीन अगेन a plus a 2a, प्लस मीन टू एक्सट्रीम a means 3a, प्लस एक्सट्रीम टू मीन a that is 4a. So in one oscillation, the displacement is 0 and the distance traveled is 4a. लिख लेंगे आप लोग ये। In one oscillation, displacement is 0 and the distance traveled is 4a. मैं बहुत easy चीज भी बताती हूँ और मैं बहुत टफ चीज भी बताती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ हर छोटी से छोटी चीज, या कोई भी बच्चा जिसको कुछ याद नहीं है, बहुत डिप्रेस हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, अब क्या करना है, उनको भी सारी चीजें समझ में आ जाए। इसके लिए आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सब इतनी छोटी चीजें क्या बता रही हूँ, बेटा कभी कभी हम घाई में ना ये सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है, जब सम करने बैठते हैं ना तो गलती कर देते हैं, ठीक है। तो मैं हर छोटी चीज भी आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए। आगे बढ़ते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो सेक्शन है बहुत ध्यान से सुनना, हालांकि सभी चीज बहुत ध्यान से सुननी है, बट इस पर स्पेशल अटेंशन देना। देखना, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 पार्टिकल हैं। ये 2 पार्टिकल को हमने कैसे समझ लिया, स्प्रिंग से या स्ट्रिंग से ऐसा बांध दिया है। ये स्ट्रिंग काफी लंबी है। अभी जरूरी नहीं है ना कि हमारी देखें ये वाली स्ट्रिंग ऐसे ही आगे पीछे कर सकती है, और ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये जो पार्टिकल है अपना, ऐसे गोल गोल घूमेगा। तो जब ये ऐसे जाएगा, सपोज पहले ये दोनों यहाँ थे, सपोज मान लो यहाँ पे थे, तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है बेटा, तो ये ऐसे ऊपर गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, और ये वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। फिर हमारा ये वाला पार्टिकल गोल करते हुए आगे जाएगा, तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आया, 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 अब कहाँ पहुंच गया बेटा, ये मीन पोजीशन पे पहुंच गया, और इसने आधा सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब उसके लिए दोनों साथ में बंधे हैं, मैं स्ट्रिंग दिखा नहीं पा रही हूँ, बट आप ये समझना, इमेजिन करना, बंधे हैं। अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऐसे नीचे दोनों साथ साथ में ही जा रहे हैं, बंधे हुए। ये ऐसे घूम सकता है, ये पहुंच गया यहाँ पे, इसने अपन ऐसा बोल सकते 3/4 सर्कल कंप्लीट कर लिया, और ये दूसरे एक्सट्रीम पे आ गया। फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, आ गया, आ गया, आ गया। फाइनली इसने एक ऑसिलेशन किया और इसने एक सर्कल कंप्लीट किया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। क्या हो गया ये, रुक जा बेटा, ये लिख दूं मैं, हाँ ओके। अभी आप सबको एंगल सर्कल के केस में बहुत अच्छे से समझ में आते हैं।
जैसे अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो 0 होता है, यहाँ पे बेटा 90 होता है, मतलब π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2 और यहाँ होता है वापस 2π। तो एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर आप और सर्कल करना चाहो तो और ये फेज बढ़ते जाएगा बेटा, π/2 ऐड होते जाएगा। अगर उसी को मैं ऑसिलेशन के टर्म्स में बात करूं तो मीन पोजीशन पे फेज 0, एक्सट्रीम पे π/2, वापस अभी ये यहाँ पे आ गया, तब ये वापस अपने मीन पे आएगा पाई, उसके बाद 3π/2 एंड देन दिस इज 2π। तो ये मैंने फेज बताया, दिस इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ SHM। अभी अगर यहाँ होगा तो उसका फेज 0 होगा, फिर यहाँ गया तो 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360, एक ऑसिलेशन खत्म हो गया। फिर वापस कर रहा है तो 360 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270 से ऐड होते जाते। अभी मैं टाइम की बात करती हूँ बेटा, तो आपको पता है पूरा एक सर्कल घूमने के लिए जो टाइम लगेगा वो कैपिटल T है, उतनी देर में यहाँ एक ऑसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा मेरी जान? यहाँ तक टाइम लगेगा तेरा T/4, क्योंकि 1/4 है। यहाँ तक आने के लिए बेटा T/2, यहाँ पे आने के लिए 3T/4 और यहाँ पे आने के लिए वापस टाइम T। अभी वही मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे टाइम जब था तब टाइम 0 जस्ट शुरू किया। सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए T/4, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वापस T/4, तो टोटल T/2 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 3T/4 और यहाँ पे आ गया वापस टाइम T। फेज और टाइम का कुछ कुछ समझा? मीन पोजीशन पे फेज 0, फिर एक्सट्रीम पे π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। टाइम के टर्म्स में बात करूं तो 0, T/4, T/2, 3T/4 एंड देन अगेन T। दिस मच इज क्लियर? ओके। अभी देखना, हमेशा याद रखना, मैं जब भी या SHM में हम जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए, हम मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। जैसे सपोज टाइम 0 है तब हमारा पार्टिकल यहाँ है, तो ये तो सर्कल पे यहाँ है और ये यहाँ पे है बेटा। तो ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं अल्फा। इसका नाम है इनिशियल एंगल या इपोक। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इनिशियल फेज भी बोलते हैं, इनिशियल एंगल भी बोलते हैं, या तो फिर इपोक। तब हमारा पार्टिकल यहाँ पे टाइम 0। अब बेटा कुछ टाइम T हो गया, हमारा ये वाला सर्कल यहाँ पहुंच गया, तो ये वाला पार्टिकल कुछ यहाँ आ गया होगा ऑसिलेशन करते करते। तो आप देख सकते हो ये जो एंगल है दिस इज ओमेगा इंटू T। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो, और T टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो अपना पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, या डिस्प्लेसमेंट बोलना आइडियली चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम कहां से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से। हमेशा आप मीन से ही मेजर करोगे, आप कभी भी एक्सट्रीम से मेजर नहीं करोगे। नोट करना ये चीज, ठीक है? हमेशा हर डिस्प्लेसमेंट मीन से मेजर की जाती है। ये जो इक्वेशंस हम लिखेंगे ये मीन से ही डिस्प्लेसमेंट बताएगी, कभी एक्सट्रीम से नहीं बताएगी। तो अगर सपोज ये x है तो ये भी x है। अभी अगर आप इसको एक ट्रायंगल इमेजिन करो तो बेटा ये पूरा एंगल कितना हो गया? साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, ठीक है? दिस इज ऑपोजिट, ऑपोजिट इज नथिंग बट x एंड दिस इज रेडियस। ये रेडियस ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड के बराबर होगा ना बेटा, ये तो समझ गया होगा। ये एम्पलीट्यूड है तो ये भी एम्पलीट्यूड है, तो ये रेडियस आपका a आ गया। तो यहाँ पे हमको x की इक्वेशन क्या मिली? हमको x की इक्वेशन मिली a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। समझ में आया? हमको यहाँ पे ये x की इक्वेशन मिली, मतलब किसी भी टाइम t पे आपका जो पार्टिकल है उसकी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप ऐसे निकाल सकते हो। व्हेन अल्फा इज द इनिशियल एंगल, इनिशियल फेज बोल दो या इपोक बोल दो। अभी सपोज हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू होता, मतलब यहां से, तो बेटा ये जो अल्फा है ये 0 होता, तो यहाँ अल्फा को 0 डाल दोगे तो आपको इक्वेशन कुछ मिलेगी। मेन पोजीशन पे x की इक्वेशन मिलेगी बेटा, देखो a साइन ओमेगा t। अगर वही आपका एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होता तो ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू 90 हो जाती, तो ये आ जाता a cos ओमेगा t। तो अगर किसी भी जनरल पॉइंट से शुरू हो रहा है तो a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, अगर मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है तो a साइन ओमेगा t, और एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है तो a cos ओमेगा t। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हुए अब आपको x मिल गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, वेलोसिटी निकालो बेटा।
कितना इजी है मिस, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा डिफरेंशिएट कर लो। तो यहाँ मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, एक्सपेक्टिंग ये आपको आता होगा। ये पहले एज इट इज लिखा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा होगा, चेन रूल के हिसाब से यहाँ ओमेगा आएगा। तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ बिकॉज आई वांट के बेसिक्स एकदम क्लियर हो। उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, सब्सटीट्यूशन करना है, उसके बाद कुछ टफ नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा में लिख देती हूँ। मीन पोजीशन पे अल्फा अपना 0 होता है और एक्सट्रीम पे अल्फा अपना 90 होता है। चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इसको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये ए ओमेगा एज इट इज रहा बेटा, कॉस ओमेगा टी का तेरा आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और चेन रूल के हिसाब से ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ये आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ पे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। समझा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ए साइन ओमेगा टी है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है बेटा? ये जो ए और साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखा है, इस पूरे टर्म की जगह मैंने एक्स डाल दिया। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ भी आप देखोगे तो यही आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए साइन ओमेगा टी की जगह मैंने एक्स डाल दिया, और यहाँ भी वही आएगा, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आया? तो यहाँ पे वो जो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी एसएचएम की, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो ऑब्वियसली फोर्स और एक्सेलरेशन तो माँ बेटा है बेटा। जो फोर्स का रिलेशन होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ वही एक्सेलरेशन का होगा। तो देखो वही आ रहा है ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, तीनों एक ही चीज है। समझा? तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वो है, वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, पूरा समझ में आया आपको? अल्फा क्या होता है, फेज क्या होता है, टाइम क्या होता है। अगर किसी जनरल पॉइंट से शुरू होगा तो क्या लिखेंगे, मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है, और एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू होगा तो हमको कैसे करना है। क्लियर? किसी भी टाइम टी पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो ये फॉर्मूला, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी पूछी तो ये फॉर्मूला, किसी भी टाइम टी पे एक्सेलरेशन पूछा तो ये फॉर्मूला, किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे एक्सेलरेशन पूछा तो ये फॉर्मूला। तो क्या मिस अगर मुझे किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे वेलोसिटी पूछी तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? है बेटा, बिल्कुल है। मैं अभी बता दूं क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी भी मैं लगा सकती हूँ, इसमें लगा रही हूँ फिलहाल। V इज, दिखाई दे रहा है ना सबको? ये वाला, ये मैंने एक्चुअली ब्लू चौक से लिखा तो मे भी दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहा है? एक मिनट देख लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं। दिख तो रहा है, ठीक है, ओके। अभी बेटा यहाँ पे जो ए ओमेगा है, मैं कॉस ओमेगा टी को ऐसा लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। हाँ मिस, बिल्कुल लिख सकते हो, ओके। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा में एक काम कर बेटा, ए को भी अंदर ले ले, तो ये हो जाएगा, इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा इजी हो गया। अब ये देखना, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या एक्स है? बिल्कुल एक्स है। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ लिख रही हूँ बेटा, ध्यान देना, v इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आते दिख रही है, और आई एम श्योर ये आपने पहले पढ़ी होगी। तो बस कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, बहुत सिंपल है, इतना टेंशन मत लो। सुनो, अगर आपको बोला कि आपका पार्टिकल कहीं भी जनरल पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो जनरल का मैंने बता दिया, ये वाला यूज करना है। अगर मीन से स्टार्ट हो रहा है तो ये यूज करना है, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो ये यूज करना है। वो ठीक है, मैं उतना समझ गया। बट आप वेलोसिटी का कभी ये फॉर्मूला बोल रहे हो, कभी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, बट सिचुएशन के हिसाब से है ना। अगर किसी टाइम टी पे, जैसे 2 सेकंड पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो क्या तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो? नहीं, कॉमन सेंस हम यही वाला यूज करेंगे ना, टाइम वाला। लेकिन अगर आपको ऐसा बोला कि हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर दूर है,
उस जगह उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये वाला यूज करेंगे। उसी तरह से अगर आपको पूछा t टाइम पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है, तो हम टाइम वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर ऐसा बोला किसी डिस्प्लेसमेंट x पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, तो हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज करेंगे। अभी समझ में आया? चलिए कॉपी करिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हुए ऑलरेडी मैं कुछ बता चुकी हूँ आपको, एक्सेलरेशन की इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन दोनों आपको बता चुकी हूँ, बट इनके ग्राफ्स अभी हम देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट के साथ इसके ग्राफ कैसे दिखेंगे। तो बेटा पहले मैंने यहाँ पे ये v का फॉर्मूला लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। v इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वापस बोलो मेरे साथ, v इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, पूरे को स्क्वायर कर दिया, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर को नीचे लिया, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रही हूँ। ए स्क्वायर को नीचे लिया, एक्स स्क्वायर, सब ये इक्वेशन मिल गई। अभी आपको दिखेगा कि ये इक्वेशन एक एलिप्स की है, राइट। तो अगर हम v और x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली हमको एक एलिप्स की मिलेगा, जिसमें x एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a होगी और v की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a ओमेगा होगी। ये भी मैं आपको करके बताने वाली हूँ। फिलहाल याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक ही जा सकता है हमारा पार्टिकल, और मीन से एक्सट्रीम तक की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो a होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू a हो सकती है और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर सपोज आपका ओमेगा 1 हो गया तो ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। समझा? क्या बोला, वापस सुनना। ये v और x का जो ग्राफ है इट इज एन एलिप्स। नोट करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें बोल रही हूँ। v एंड x का ग्राफ इज एन एलिप्स, जिसमें जो x एक्सिस, ये जो x एक्सिस दिख रहा है, इस पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको क्या देगा, a। ये जो भी होगा, इसका भी क्वेश्चन में ये दे देते हैं, तो बच्चे सोचते हैं ये क्या दिया है, कुछ नहीं मेरी जान, ये एम्पलीट्यूड है। समझा? और ये जो दिया है v मैंने y एक्सिस पे लिया है ना, तो यहाँ पे ये जो है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, बेसिकली ये जो मैक्सिमम वैल्यू बोलना चाहिए, दिस इज a ओमेगा। अगर आपका ओमेगा की वैल्यू 1 हो गई तो ये एक सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट एक्सेलरेशन की तो बहुत इक्वेशन इजी है। a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो a और x का ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद अ नेगेटिव स्लोप एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई भी y इंटरसेप्ट नहीं है, इसके लिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है। सो a एंड x का जो ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड स्लोप इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ईदर टुवर्ड्स मीन और अवे फ्रॉम मीन। इसका क्या मतलब है बेटा, जो वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन है वो या तो मीन की तरफ होगा या मीन से दूर होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन ही होगा, वो कभी भी अवे फ्रॉम द मीन नहीं हो सकता। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये दो स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा सा डिटेल में और कराती हूँ। फिलहाल ये कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम ध्यान से ही सुनना है। ठीक है मिस, आपकी बात सुननी पड़ेगी। यस, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज हमारा पार्टिकल पहले मीन पोजीशन पे है, तो हमने उसको कुछ वेलोसिटी दी, तो जब भी पार्टिकल मीन पे होता है तो उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अब जैसे ही ये मीन पोजीशन से बेटा यहाँ पे गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, मतलब फोर्स इस तरफ लगेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। हमने इसको कुछ वेलोसिटी वी दी, अब ये पार्टिकल वेलोसिटी हमने वी दी तो एकदम फास्ट निकला, बट जैसे ही आगे गया इस पे फोर्स पीछे की तरफ लगा। अब फोर्स पीछे की तरफ लगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे सिचुएशन समझना, पहले बहुत फास्ट जा रहा है, फिर स्लो हो गया, फिर स्लो और फाइनली रुक गया। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज उस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। और जब रुकेगा, कब रुकेगा, ऑब्वियसली जब तक वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पहुंचा है तब उसके पास कुछ वेलोसिटी ही नहीं बची, इसके लिए तो आगे नहीं जा पाया। समझा? हमने उसको धक्का दिया, जैसे ही धक्का दिया ना उसको पीछे की तरफ, मतलब मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगा। सिचुएशन समझना, तो इस तरफ फोर्स लगा तो धीरे धीरे फोर्स इस तरफ लगा, या एक्सीलरेशन बोलो, मतलब यहाँ पे डी एक्सीलरेशन हो रहा है, तो उसकी स्पीड कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, फाइनली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके उसकी स्पीड हो जाएगी 0। अब क्या होगा, अब यहाँ पे, और जैसे एक चीज समझना, जैसे वो एक्सट्रीम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है।
तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो अभी भी सच है। तो अभी वहां तक पहुंचा, अब इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, तो अभी एक्सेलरेशन भी इस तरफ और वेलोसिटी भी इस तरफ। समझ में आया? पहले वेलोसिटी उस तरफ थी, मींस अवे फ्रॉम द मीन, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अवे भी हो सकता है, टूवर्ड्स भी हो सकता है। तो पहले वेलोसिटी अवे जा रही थी, अवे गई 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 एक्सट्रीम तक पहुंची, एक्सेलरेशन मीन की तरफ ही रहेगा। फिर वेलोसिटी वहां पहुंच गई, पार्टिकल वहां पहुंचा, वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वो इस तरफ आई, तो वेलोसिटी इस तरफ बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अब जैसे ही वो मीन पे आया, उसकी वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो और एक्सेलरेशन हो गया जीरो। तो बस पार्टिकल रुक क्यों नहीं गया अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया? बेटा अब उसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी है, अब उस वेलोसिटी की वजह से वो अपने मीन पोजीशन को ओवरशूट करके आगे जाएगा। जब वो आगे जाता है वापस, यानी अब यहाँ पे आ गया, अब वो ऐसे जा रहा है, अब जैसे वो इस तरफ गया, वापस फोर्स पीछे की तरफ लगा। समझ में आ रहा है? तो फोर्स पीछे की तरफ लगा, वापस उसकी जो स्पीड है वो कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। फाइनली जब यहां पहुंचा तो वेलोसिटी हो गई जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम माइनस ए, एंड एक्सेलरेशन हो गया मैक्सिमम, एंड दिस विल बी ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा बट नेगेटिव होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन होते तो एक साथ मैक्सिमम है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। समझ में आया? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ए, दैट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशंस, minimum displacement is zero at the mean position. This is extreme, this is mean. Maximum velocity is at mean position and that is a omega. Maximum velocity mean position पे होगी, वो होगी a omega, याद रखेंगे। चाहिए तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना बेटा, एक्स की जगह जीरो डाल दो तो आ जाएगा आपको a ओमेगा। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो x की जगह a आ जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाती है जीरो। फिर बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। चाहिए तो सब जगह प्लस माइनस डाल सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है। प्लस यहाँ पे उल्टा डालना चाहिए, माइनस। जब ये प्लस होगा तभी माइनस होगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला ही बेटा वही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स की जगह अगर अपन एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो ए आ जाएगा, और अगर अपन मीन पोजीशन पे हैं तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, इसकी इंपॉर्टेंस जब आप सम करोगे तब आपको समझेगा। बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट हिलने मत देना, कुछ नहीं समझा थोड़ा सा रिवाइज कर लो और वापस देख लो। मीन पोजीशन पे है तब वेलोसिटी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन मिनिमम। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचे तो वेलोसिटी हो गई जीरो, अब वापस वहां से पार्टिकल रिटर्न आने वाला है, वहां एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों मैक्सिमम होंगे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। फिर जब अपन एक्सट्रीम से वापस आ रहे हैं तो वेलोसिटी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अब सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। जब हम मीन पे पहुंचे तब उसकी वापस वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, लेकिन अब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो है, बट अब वो अपने मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, मीन पोजीशन को ओवरशूट करके आगे निकल जाएगा। आगे निकला, दूसरे एक्सट्रीम तक गया, यहाँ पे वापस वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी। बढ़ते हुए यहाँ पे मैंने मीन पोजीशन के सारे इक्वेशंस लिखे हैं और यहाँ मैंने एक्सट्रीम पोजीशंस के इक्वेशन लिखे हैं। अब उनका मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाली हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा चैप्टर आई एम श्योर, बट कुछ ऑप्शन नहीं है बेटा, सारी चीजें डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है वरना कुछ रह जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, अभी मैं ज्यादा ग्राफ एक्सप्लेन करने नहीं जा रही हूँ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, या आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। टाइम की इक्वेशंस, यहाँ पे टाइम की जगह आप एक बार t/4 पुट करना, एक बार t/2, तो आपको यही आएगा। साइन का ग्राफ है, ये बेसिक है। उसके बाद वेलोसिटी का ग्राफ, एक कॉस का ग्राफ आता है, मतलब कॉस का ग्राफ cos 0 1 होता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये वापस एक्सीलरेशन का साइन का ग्राफ है बट नेगेटिव है, तो इसके लिए नेगेटिव साइन, मतलब कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का कॉस का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ मतलब कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ इज माइनस साइन का ग्राफ, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद कॉस का ग्राफ बट नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपके ग्राफ हो गए।
याद रखना बेटा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 मतलब फेज में 90 आगे होती है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 आगे होता है। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे होता है? 180, यानी ये इससे π/2 अहेड है, ये इससे π/2 अहेड है, तो ऑब्वियसली बात है ये इससे पाई अहेड होगा एंड सेम गोज इन दिस। ठीक है, अभी ज्यादा ग्राफ कैसा है उसको मत जाना, मैंने आपको बता दिया, ये साइन का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ, ये माइनस साइन का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ, ये माइनस साइन का ग्राफ एंड ये माइनस कॉस का ग्राफ। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। अच्छा, एक और चीज चाहिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ए होगी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा होगी और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर होगी, जो मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। याद रखेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर, और सारे जो इक्वेशंस बताए हैं डिस्प्लेसमेंट के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, अच्छे से याद करेंगे। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन भी याद रखेंगे, v इज ओमेगा √a² माइनस x² एंड एक्सेलरेशन का जनरल x के टर्म्स में फॉर्मूला -ω²x। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, होगा, लिखना, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। रिपीटेशन इज द ओनली की टू सक्सेस। घाई में करने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला है। अगर आप सोचोगे कि सारा यानी पूरा 2 साल कुछ पढ़ा नहीं और बस 1 महीने में हम लोग नीट पार कर ले, वैसा नहीं होने वाला है ना बेटा। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर मेहनत से ही कतराओगे तो कैसे चलेगा। तो मेहनत करनी है, मेहनत से डरो मत। मैं भी तो तुम लोग के साथ मेहनत कर रही हूँ, मैं भी सारी जगहों से नोट्स ढूंढ के सब बनाती हूँ। दिस इज नॉट अ इजी जॉब, बहुत सारे नोट्स ढूंढने पड़ते हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, बुक का रेफरेंस लेके हम ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो मैं मेहनत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ तुम लोग मेरे साथ मेहनत करोगे। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। नेक्स्ट इज एनर्जी इन SHM। मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हैं ताकि मैं आप लोगों का टाइम सेव कर सकूं। इसलिए पहले हम लोग को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम चला गया, इसलिए मैंने फॉर्मूलाज जो है, जो एज इट इज यूज करने हैं वो लिख दिए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है ½ जो k होता है वो m⍵² होता है, दैट इज ओमेगा इज √k/m। वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा इज √k/m, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है k की जगह m⍵², ये लिखो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी जो अगर हम x का वैल्यू पुट करें, m⍵² मैंने एज इट इज रखा, x क्या होता है a sin ω_t। अगर मीन से स्टार्ट हो रहा है, मैं मीन से ही मान रही हूँ, ठीक है ना। तो ये a² sin² ω_t हो गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, sin² ω_t को मैंने रीअरेंज किया, उसका फॉर्मूला आता है 1 - cos 2ω_t/2। तो वो 2 को बाहर निकाल लिया और इसका एक और फॉर्मूला बनाया। बेटा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मीन पोजीशन पे 0 होगी। ऑब्वियसली आप 0 डाल दो x की जगह तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। x की जगह बेटा a डाल दो तो हो जाएगा ½ या ½ k की जगह m⍵² डाल दिया। नेक्स्ट बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है ½ x², k की जगह क्या डालेंगे, m⍵², तो m⍵² x²। फिर ये कैसे आया बेटा, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला अपन देखा जाए कुछ नहीं आता आपको तो भी क्या होता है ½ v क्या होता है a cos ω_t, तो वो लिखा, तो ये उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद बेटा ये सब बाहर निकाल लिया, cos² ω_t को हम क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2ω_t/2। ये थोड़ा सा मैथ्स है, कुछ खास मेरा रोल है ही नहीं इसमें, ये लिख दिया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब हम मीन पोजीशन पे होंगे। चाहिए तो पुट करके देख लो, मीन पोजीशन पे x हमारा 0 हो जाएगा, तब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ या ½ जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तब x की जगह a डाल दो बेटा, तो ये हो जाएगा 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब जब हम मीन पोजीशन पे हैं तब हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, और जब अपन मीन से एक्सट्रीम जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाती है। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मतलब 0 होती है। और इन दोनों का कहीं पे भी आप एडिशन करोगे तो वो यही आएगा, टोटल एनर्जी इज ½ या ½ m⍵²a²।
मतलब ये जो टोटल एनर्जी है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। मीन पोजीशन पे बेटा सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे आप एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। बट जो टोटल है ना वो किसी भी पॉइंट पे, पूरे ऑसिलेशन में कोई भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी इतनी ही रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी कुछ और चीजें देखते हैं हम एनर्जी के बारे में। बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब हम मीन पोजीशन पे होते हैं, जब हमारा एक्स जीरो होता है, तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है। वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या बेसिकली जो टोटल एनर्जी है विच इज हाफ के ए स्क्वायर, उसको मैं ई बोल रही हूँ। ठीक है बेटा, इस हाफ के ए स्क्वायर को मैं ई बोल रही हूँ। तो बेसिकली जब हम मीन पोजीशन पे होते हैं तो सारी की सारी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होती है। हमारी काइनेटिक एनर्जी इज ई एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर टोटल करोगे तो टोटल एनर्जी के बराबर आ जाएगा, ई के बराबर। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे हैं तो हमारी जो यू है वो पूरी की पूरी ई होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। उसके बाद अगर हम a/2 पे हैं तो शायद आपको ऐसा लगता होगा जब हम मिड पॉइंट पे हैं, मतलब मीन और एक्सट्रीम के बीच में है, तब शायद पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हाफ हाफ होंगी। बट ऐसा नहीं है। जब आप a/2 पे हो तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ 1/4 होती है ऑफ द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। वापस सुनना, जब आप मिड पॉइंट पे हो, मतलब मीन और एक्सट्रीम के मिड पॉइंट पे, मतलब a/2 पे हो, तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि दोनों बराबर होंगे, बट ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे सिर्फ 1/4 होती है और काइनेटिक एनर्जी 3/4 होती है ऑफ द टोटल एनर्जी, दैट इज ई। जब हम a/√2 पे होते हैं, ये वो पोजीशन है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वली डिवाइडेड होती है, मतलब ये भी आधी e/2 और वो भी आधी e/2। यहां मैंने आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करके रखा है बेटा। ये हमारा एनर्जी है, दिस इज नथिंग बट दैट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ये, जो आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है, दिस इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी। जब हम मीन पे हैं तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जब अपन एक्सट्रीम पे हैं तब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है, दिस इज अ पैराबोला, तो ये भी याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ अगर होगा तो इट्स अ पैराबोला। टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। मीन पोजीशन पे जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम। ये सीधा यू है और ये उल्टा यू है। इस पोजीशन पे दोनों हाफ है और वो पोजीशन है a/√2। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद बेटा ये एक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आपको ऐसा पूछेंगे कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है। सो एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली विद डबल द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ भी डबल का रिलेशन है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। कैसे आया? इसके पहले जो फॉर्मूलाज थे वहां पे आप देख लोगे, आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एवरेज एनर्जी अगर पूछे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एवरेज पोटेंशियल, बिकॉज ये तो वेरी हो रही है ना, तो अपन ऐसा बोलते हैं मीन निकालो, ये वैसा ही है। सो इट इज e/2, दैट इज हाफ e/2, मतलब हाँ e का हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4। एंड सेम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी इतनी होती है e/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, चलिए कॉपी करिए। अभी पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इजी है बेटा। सबसे पहले हमने यही किया था कि एसएचएम तब होगा व्हेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो हम कुछ कांस्टेंट लेंगे, F इज इक्वल टू -kx। दिस k इज अ फोर्स कांस्टेंट, k इज F बाई x। k इज फोर्स कांस्टेंट। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन। सो ma इज -kx। सो m a को अपन लिख सकते हैं d²x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx माइनस, तो ये हो गया m, या तो इसको ये साइड ले लो ना बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस kx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अभी अपन इसको पूरे को m से डिवाइड कर दे तो ये हो गया d²x बाई dt स्क्वायर इज प्लस k बाई m x इज इक्वल्स टू 0। इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब जो आप k बाई m है
इसको आप ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, k by m is ओमेगा स्क्वायर, दैट इज k is m ओमेगा स्क्वायर। ये आप काफी जगह यूज करने वाले हो, ध्यान रखना। k by m is ओमेगा स्क्वायर बोलो, ओमेगा इज अंडर रूट k by m बोलो, या k is m ओमेगा स्क्वायर, एक ही चीज है बेटा। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस k by m x इज 0, या तो फिर d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज 0। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ 2SHM। अब बेटा यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, हमारे पास एक पार्टिकल है लेकिन हम उस एक पार्टिकल को 2SHM करवा रहे हैं। जैसे एक बीड है, एक हमने धागे में बांधा, मैंने उसको फोर्स लगाया, ठीक है, मैंने उसको मैं चाहती हूँ कि वो कुछ इस तरह से SHM करे। अगर मैं अकेला उस पे फोर्स लगा रही हूँ, मतलब मैंने उसको मूव किया, तो वो इस तरह से ऑसिलेट करता है, जिसका इक्वेशन ये है। अब आपने उस पर अगर फोर्स लगाया, मींस आप उसको अगर ऑसिलेट करना चाहते हो तो उसकी इक्वेशन ये आती है। लेकिन अगर हम दोनों उस पर ऑसिलेशन करना चाहते हैं तो वो पार्टिकल, तो वो बीड क्या करेगा, वो किसकी सुनेगा, मेरी सुनेगा कि आपकी सुनेगा? तो वो क्या करता है, वो बहुत होशियार है, वो हम दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा, जो भी इक्वेशन बनेगा, उसके हिसाब से SHM करेगा। समझ में आया? अगर मैं अकेली उस पर फोर्स लगाती, मतलब मैंने अकेले फोर्स लगाया तो SHM मेरे हिसाब से करेगा, लेकिन अगर आपने लगाया तो आपके हिसाब से करेगा। लेकिन हम दोनों ने एक साथ लगाया, मतलब बेसिकली इट इज अ सुपर पोजिशन ऑफ 2SHM। जब एक ही पार्टिकल पे 2 SHM एक साथ टूट पड़ते हैं, तब वो क्या करता है? सो द रिजल्टेंट इक्वेशन x इज r sin ओमेगा t प्लस अल्फा, r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये बिल्कुल वेक्टर की तरह ट्रीट करो बेटा, ये फॉर्मूला हमने पहले भी किया है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये वही हो गया। अंडर रूट a1 स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, वेयर अल्फा 1 इज द epoch of SHM1 and alpha 2 is the epoch of SHM2। ठीक है, अब ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा, tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे। ठीक है, कभी कभी बेटा आपको शायद वो लोग ऐसा वर्ड यूज कर ले कि दोनों जो SHM है वो इन फेज है, या दोनों SHM आउट ऑफ फेज है। अगर इन फेज बोला मतलब उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसा होगा। और अगर आउट ऑफ फेज बोला तो उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा बेटा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। वापस सुन लो बेटा, अगर इन फेज बोला मीन्स द फेज डिफरेंस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। लाइक फेज डिफरेंस लिख दो कहीं पे जगह है, हाँ, इन फेज अगर ऐसा वर्ड यूज किया तो जो 5 होगा वो कुछ ऐसा होगा, पाई, सॉरी 2 पाई, 4 पाई, 0, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और आउट ऑफ फेज अगर ये यूज किया तो समझ जाना दैट विल बी पाई, 3 पाई, 5 पाई, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आप MCQs जब सॉल्व करते हो तब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको पूरा ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम बताया था, t टाइम बताया था। तो आपको इतना पता है 0 से a तक जाने के लिए t/4 लगेगा, फिर वापस t/4, फिर t/4 और फिर और t/4, तो टोटल टाइम हमारा t हो जाता है। लेकिन अगर आपको पूछा कि 0 से p तक जाना है, फिर p इज द मिड पॉइंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, तो आपको ऐसा लगता होगा बस t/4 यहां से यहां तक जाने को लगता है, तो मिड पॉइंट तक जाने के लिए t/8 टाइम लगता होगा। नहीं बेटा, ये गलत है। इसको मिड पॉइंट तक जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। फिलहाल सच बोलो तो उतना डिटेल में नहीं जाओगे तो चलेगा, इतना याद रखो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम इज t/12 एंड मिड पॉइंट से a तक जाने के लिए मतलब एक्सट्रीम तक जाने के लिए t/6। मतलब 0 से यानी 0 से a/2 तक जाने के लिए t/12 एंड a/2 से a तक जाने के लिए t/6। तो वापस आने के लिए भी t/6 और यहां से यहां आने के लिए t/12। जाने और आने का टाइम सेम रहेगा, सेम यही साइड लिखा है, 0 से माइनस a/2 का टाइम t/12, माइनस a/2 से माइनस a का टाइम t/6 एंड सेम वापस आने के लिए। अब एक स्पेशल कंडीशन और है, 0 से a/√2 तक जाने के लिए टाइम t/8 है और वापस a/√2 से a तक जाने के लिए t/8 है। सिमिलरली 0 से a/√2 तक जाने के लिए t/8 और a/√2 से माइनस a तक जाने के लिए -a/√2 से -a तक जाने के लिए t/8।
समझ में आ गया? ओके अगर आपको पूछा ये a/2 से ये -a/2 आना है तो कुछ नहीं, t/12 प्लस t/12 दैट इज t/6। अगर आपको पूछा r से लेके आपको s तक आना है तो t/8 प्लस t/8 तो 2t/8 दैट इज t/4। तो अगर आपको ये याद है तो कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप निकाल सकते हो बेटा। जैसे अगर सपोज आपको ऐसा पूछ लिया P से R तक का जाने का टाइम, तो आपको ये t/8 पता है, उसमें से t/12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो P से R तक जाने का टाइम कितना है वो निकाल सकते हो। सब याद मत करो, जो स्टैंडर्ड मैंने बताए हैं वो याद रखो। 0 से एक्सट्रीम t/4, 0 से मिड पॉइंट t/12, मिड पॉइंट से एक्सट्रीम t/6 और 0 से a/√2 इज t/8 और यहां से आगे t/8। क्लियर? प्लीज कॉपी ऑल दिस थिंग्स। आगे बढ़ते हुए मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है, एक बार में मत देखना, कुछ नहीं समझ में आएगा, जैसा मैं एक एक करके बता रही हूँ वैसा सुनते जाना। अब ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम है, ये हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। एक आप धागा ले लीजिए, थोड़ा सा मोटा धागा, जिसमें आप एक गोल ऑब्जेक्ट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट बांध दीजिए और उसको आप अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करिए, तो आप देख सकेंगे कि वो क्या करता है बेटा। वो एक बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करता है और वो ऑसिलेशन करता है। तो एक ऑसिलेशन करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, तो उसका फॉर्मूला है T is 2π√L/g, where L is the length of the string and g is the acceleration due to gravity। ऑब्वियसली जैसे जैसे g आपका चेंज होगा, मींस जो एक्सिलरेशन है वो चेंज होगा, तो ये टाइम की जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी। वही डिफरेंट कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2π√g/L हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हो ये जो टाइम पीरियड है ना ये मास पे डिपेंड करता है ना ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। मतलब जो हमारा बॉब है, चाहे वो 10 ग्राम का हो, चाहे वो 20 ग्राम का हो, चाहे वो 1 किलो का हो, अगर L और G कांस्टेंट है तो टाइम कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज, चाहे आप बड़े बड़े एम्पलीट्यूड दो, चाहे आप छोटे छोटे एम्पलीट्यूड दो, उसका जो टाइम है वो सेम रहेगा। ये दो चीज समझ गई, एक मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम, दूसरा एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। अब हम अलग अलग केसेस की बात कर रहे हैं, ऑसिलेशन इन डिफरेंट कंडीशन। अब पहली कंडीशन क्या है बेटा, मैंने इसको एक लिक्विड में जाके डिबो दिया। ये जो लिक्विड है ये बहुत ज्यादा विस्कस नहीं है, इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी कम ही है, ठीक है। ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हमने सिग्मा मानी है और ये जो बॉब है इसकी डेंसिटी हमने रो मानी है। तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड चेंज होगा बिकॉज एक्सिलरेशन चेंज हो रहा है। बिकॉज पहले सिर्फ mg एक्ट करता था फोर्स, अब इस पे बॉयंट फोर्स भी एक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स चेंज हो जाएगा तो नेट एक्सिलरेशन भी चेंज हो जाएगा। सो g डैश इज बेसिकली g रो माइनस सिग्मा बाय रो। ये g को अगर आप वो साइड ले जाओ, मैंने रेशियो के फॉर्मेट में लिखा है, तो t डैश बाय t का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, अंडर रूट रो बाय रो माइनस सिग्मा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। हम किसी भी लिक्विड में अगर हम पेंडुलम को डाल दे तो जो नया टाइम है और जो पहले वाला टाइम है, t को वो साइड ले जाओ तो t डैश इज इक्वल टू t अंडर रूट रो बाय रो माइनस सिग्मा। रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, मूविंग अहेड, अगर हमने इसको चार्ज दे दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है Q, और यहाँ पे mg तो था ही बेटा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगाई है। तो इस पे जो बॉब है जिसको हमने चार्ज Q दिया है उस पे भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज QE। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर यही चीज नेगेटिव होती, मतलब इसको अगर हम नेगेटिव चार्ज देते तो इस पे जो फोर्स लगता वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता, मतलब नीचे की तरफ लगता। बट नाउ सिंस दिस इज पॉजिटिव, इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है QE। तो जो एक्सिलरेशन होगा वो हो जाएगा QE बाय m। तो इस पे नीचे की तरफ लग रहा है g और ऊपर की तरफ लग रहा है QE बाय m एक्सिलरेशन। तो मैंने वही लिखा 2π अंडर रूट L बाई g माइनस QE बाय m। ये याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। नीचे g लग रहा है और ऊपर QE बाय m लग रहा है, तो सबट्रैक्ट करना है बिकॉज ये नीचे की तरफ और ये उसके अपोजिट है। यही चीज अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगा दी और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा, तो इसका जो एक्सिलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो दोनों बढ़ जाएंगे बिकॉज g प्लस QE बाय m हो जाएगा। समझा? नेक्स्ट बेटा, अब mg तो नीचे ही है बाय डिफॉल्ट, अब लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ लगाई तो इस पे फोर्स भी इस तरफ लगेगा QE। एक्सिलरेशन की बात करूं इन दिस डायरेक्शन इज QE बाय m।
अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो आपको रिजल्टेंट निकालना आता है। इट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे g नीचे की तरफ है और क्यू ई बाई एम इस तरफ है, और इन दोनों के बीच में क्यू ई बाई एम टूवर्ड्स राइट है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा दैट इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। ये पूरे का स्क्वायर है, मैंने रूट की जगह यहाँ हाफ लिख दिया है। समझ में आया? इतना इजी है ना बेटा, खाली केस समझिए, याद करने की जरूरत नहीं है। आप केस समझ जाएंगे तो आप कर सकते हैं। अभी अगर हम इस पेंडुलम को लिफ्ट में ले गए और जो लिफ्ट या तो रुकी हुई है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब एक्सीलरेशन 0 है, तो टाइम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, t इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही रहता है। लेकिन अगर हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सीलरेशन a, तो ये हमने एनएलएम चैप्टर में पढ़ा है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अगर आप लिफ्ट के अंदर देखोगे, अंदर बैठ के देखोगे, तो सूडो लगेगा नीचे की तरफ, तो जो आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा g प्लस a। ये सूडो से करके देखोगे तो ज्यादा इजीली समझता है। अगर आप ऐसे बेसिकली इनर्शियल फ्रेम से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट मैं नॉन इनर्शियल से करके देखा, तो a लगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लग गया g प्लस a। ठीक है, दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमने बैठ के देखा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे अगर लिफ्ट हमारी नीचे की तरफ जा रही है तो जो हमारा सूडो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हो गया g माइनस ए। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो सूडो नीचे की तरफ लगा, इसलिए एक्सीलरेशन g प्लस ए हो गया। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो सूडो ऊपर लगा, इसके लिए g माइनस ए हो गया। अगर यही लिफ्ट फ्री फॉल की कंडीशन में है, मतलब जो a है वो g के बराबर हो गया, तो बेटा g माइनस जी आपका 0 हो जाएगा, ये टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अब ये ऑसिलेट नहीं करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए सारी कंडीशंस कॉपी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और आप अटक जाओगे। अब इसके बाद जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो डायरेक्ट ही पढ़ेंगे, मतलब अगर ये कंडीशन आई तो ये करना है, ये कंडीशन आई तो ये करना है, सारे वैसे ही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और बातें करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज पेंडुलम इन एक्सेलरेटेड व्हीकल। अब यहाँ पे हमारा जो पेंडुलम है वो किसी ट्रक में, किसी भी व्हीकल में रखा है जो आगे जा रही है विद एक्सीलरेशन ए। तो अब इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? अगर आप ट्रक के अंदर बैठ गए तो आपको जी तो दिखाई देगा बेटा, साथ में आपके हिसाब से सूडो लगेगा पीछे की तरफ, तो इस पे 2 एक्सीलरेशन लग रही है, एक लग रहा है जी नीचे की तरफ और एक लग रहा है ए। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आपको निकालना आता है। सो रिजल्टेंट इज जी इफेक्टिव, दिस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टाइम का जो फॉर्मूला है विच इज अंडर रूट टी इज 2 पाई रूट एल बाई जी, उस g की जगह g इफेक्टिव डालेंगे तो g स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड रेज टू हाफ। समझा? ओके। उसके बाद अगर एक पेंडुलम को हमने किसी कार में ही रखा है, लेकिन अब जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रही है, तो कभी भी कोई भी चीज जब गोल गोल घूमती है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही होता है, या आप बोल सकते हो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा ही होगा। तो अभी भी इस पेंडुलम के ऊपर आप इमेजिन करो गोल घूम रहा है, तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे गोल घूम रहा है, तो अंदर की तरफ एक एक्सीलरेशन होगा v स्क्वायर बाय आर, और नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन g है वो तो होगा ही, बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे भी अब उसके पास 2 एक्सीलरेशन है और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, g नीचे की तरफ है और v स्क्वायर बाय आर या r ओमेगा स्क्वायर या v ओमेगा, कुछ भी बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस तरफ है। वापस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर, ये वही मैंने लिखा है, जी की जगह खाली चेंजेस आते जाते हैं। उसके बाद बेटा ये ग्राफ रह गए थे तो मैंने सोचा ये भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर जनरल अपन देखेंगे तो t is 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। तो अगर t और l का ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, इट इज अ पैराबोला, और t स्क्वायर और l का ग्राफ देखेंगे सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मूविंग अहेड, कुछ अलग केसेस हैं अभी, या थोड़े से कुछ केसेस आपको प्रैक्टिकल नहीं लगने वाले हैं। अब एक्चुअली स्पीकिंग अगर एल और आर का अगर मैं जनरल फॉर्मूला बताऊं, ये कंडीशन नहीं आएगी यहाँ। बेसिकली एक्चुअली जो टाइम का फॉर्मूला है वो ये होता है, t इज 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी ब्रैकेट ओपन 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर। तो फिर बस हम लोग बार बार t इज 2 पाई रूट एल बाई जी ये क्यों यूज कर रहे हैं? सुनना, ये एक्चुअली फॉर्मूला टाइम का ये होता है, बट
मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, क्या वो अर्थ के कंपेरेबल में है? नहीं, वो बहुत बहुत छोटी होती है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो पहले ये वाला देखना, इफ एल इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, तो बेटा 1/L जो होगा वो तो कंसिडर हम करेंगे, लेकिन 1/R बिकॉज R इज वेरी वेरी लार्ज, तो ये टर्म हमारा लगभग 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना? 1/R, तो इसको आप उड़ा दो तो सिर्फ क्या बचेगा? G/L, L ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाता है। तो हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बट एक्चुअली ये फॉर्मूला है। अगर हमारी लेंथ जो है वो R से रेडियस ऑफ अर्थ से भी बड़ी है, विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मींस L इज इनफाइनाइट लेंथ का अगर आपका पेंडुलम होगा, तो बेटा 1/L आपका 0 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा T is 2π√R/G, एंड उसको लगभग एक ऑसिलेशन करने के इतना टाइम लगेगा 84.6 मिनट। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर एमसीक्यू में पूछा कि हमारा L बहुत ही बड़ा है या इनफाइनाइट लेंथ का है तो कितना टाइम लगेगा, डायरेक्ट आप मार्क करके आ सकते हैं। थर्ड कंडीशन, अगर L और R अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मीन्स द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहां पे आ जाएगा बेटा 1/R प्लस 1/R दैट इज 2/R, तो ये R ऊपर गया तो ये हो गया R/2G, और इसको लगभग 1 घंटा लगेगा। नेक्स्ट इज सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम वो होता है बेटा जिसको एक ऑसिलेशन करने के लिए 2 सेकेंड लगते हैं। तो अगर आप वहां पे लेंथ देखोगे तो आपको G/π² आएगा। G की वैल्यू अर्थ सरफेस पे 9.8 होती है और पाई की वैल्यू 3.142। अगर आप स्क्वायर करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मीटर आएगा। तो मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ सेकेंड्स पेंडुलम की जो लेंथ होती है, अगर हम अर्थ सरफेस पे बात करें तो अप्रोक्सीमेटली वो 1 मीटर होनी चाहिए। अगर आप किसी और प्लैनेट पे चले गए जहां पे G की वैल्यू अलग है तो ऑब्वियसली ये लेंथ चेंज हो जाएगी। वो केस डिपेंडेंट हो गया, मैं अर्थ सरफेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। अभी कुछ और चीजें पढ़ते हैं। अब ये थोड़ी केस डिपेंडेंट है, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे करना है, ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसे करना है। ये मैंने स्पेशल केसेस रखे हैं। अगर आपको याद रह सकता है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज खाली एक बार अगर आपकी आंखों के सामने गया तो एग्जाम में आया तो हो सकता है आप मार्क करके आ जाओ, अदरवाइज आपके 4 मार्क्स चले जाएंगे और इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप वहां ये डिराइव करिए। ठीक है, चलिए पहला है कंपाउंड पेंडुलम। मतलब ये कोई भी एक 2 डायमेंशनल बॉडी है जिसको हमने किसी भी एक पॉइंट से पकड़ा है और हम उसको ऑसिलेट करा रहे हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं है, ये कुछ इस तरह से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब जिस पॉइंट पे हमने इसको सस्पेंड किया है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, बेसिकली इन दोनों का ये जो डिस्टेंस है ये L है। ठीक है बेटा, अभी इसका फॉर्मूला है T is 2π√I/mgl. What is I? I is the inertia about the point of suspension and L is the distance between O and center of mass, that is point of suspension and center of mass. ठीक है, तो I की जगह आप बेटा फॉर्मूला लगा सकते हो, आपको पता है mk² प्लस ml², mk² प्लस ml² लगा दिया तो फिर मैंने m काट दिया और ये हमको मिल गया। ये याद नहीं रहेगा तो चलेगा, मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको एक बार बता दिया है। आगे बढ़ते हुए, ये एक पेंडुलम है, इसमें दोनों साइड से लिक्विड फिल है। हम इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दे तो कैसे ये ऐसे लिक्विड ऐसे करने लगेगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड है ये h हाइट तक फिल्ड है बॉटम से, तो इसका फॉर्मूला है T is 2π√h/g, ये याद रह जाता है। दूसरा, ये एक सिलेंडर जैसा ऑब्जेक्ट है जो L लेंथ तक जिसका पानी में डूबा हुआ है, हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। कितना टाइम लगेगा? T is 2π√L/g, where L is that part of the cylinder which is inside the liquid. दूसरा बेटा, ये एक बॉल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसमें हमने एक बॉल डाल दिया या मार्बल डाल दिया, कुछ भी जिसका रेडियस स्मॉल R है, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। क्या टाइम है? T is 2π√R माइनस स्मॉल r/g। ये सारी चीजें आपकी नजरों के सामने गुजरेंगी ना एक एक बार, तो देखना आपको एग्जाम में जब ऑप्शन देखेंगे तो आप टिक मार के आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कोई एक गैस है बेटा जिसमें प्रेशर P है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मास ऑफ द पिस्टन इज m एंड दिस डिस्टेंस इज h। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ना तो ये पिस्टन ऐसे आगे पीछे करने लगेगा। तो कितना टाइम होगा? T is 2π√mh/ph। थोड़ा सा ये मुश्किल है याद करने के लिए, आई अग्री, बट याद रहेगा तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आने वाला हो। ये बेटा एक हमारा अर्थ है जिसका रेडियस R है, इसमें हमने टनल डग किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या होता है ना, पहले इसको ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी जिसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा।
यहाँ ग्रेविटी 0 हो गई, बट आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी, जिसकी वजह से इस सेंटर को ओवरशूट करके आगे निकल जाएगा। फिर वापस इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। सेम यहाँ पे भी होता है। तो कोई भी टनल होने दो, अलोंग द डायमीटर होने दो या कॉर्ड जैसा होने दो, तो भी उसका टाइम सेम है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, इसको अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट्स लगेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। दूसरा बेटा, ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है। इसके पहले जो चैप्टर किया था इलास्टिसिटी के जैसा हो गया, इसको हमने थोड़ा सा नीचे खींचा, डेल्टा है, तो बेसिकली ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। वहां मैंने आपको बताया था बेटा F बाई L, जिसको हम K बोलते हैं, दैट इज YA बाई स्मॉल l। अब हमारा टाइम का फॉर्मूला है T इज 2 पाई बाई ओमेगा, याद होगा आपको। ओमेगा क्या होता है बेटा तेरा, अंडर रूट K बाई M। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट M बाई K, बट K इज YA बाई स्मॉल l। कितना इजी है, तो ये हमको मिल गया। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, बिकॉज एग्जाम में ये फॉर्मूला अगर आप भूल जाओ तो आपको समझ में आएगा करना कैसे है। कि इलास्टिसिटी का पार्ट है, इलास्टिसिटी में K होता है F बाई स्मॉल l, और F बाई स्मॉल l का फॉर्मूला है YA बाई कैपिटल L है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये कैपिटल L है, हाँ, दैट इज द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना बेटा। तो टाइम हो गया 2 पाई अंडर रूट M, तो एज इट इज रहा, K की जगह YA बाई कैपिटल L, तो ये सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। बेटा इसमें एक लास्ट चीज रह गई थी, तो मैं सोचा वो भी बता दूं। जैसे एक टॉर्सोइनल पेंडुलम होता है, मतलब एक डिस्क जैसा है जिसको हमने एक वायर से ऐसे सस्पेंड किया है, और इस वायर को और इस डिस्क को हमने पकड़ के ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया, टर्न किया, तो ये जो वायर है इसमें भी ट्विस्ट आएगा बेटा, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। उसका टाइम का फॉर्मूला है बेटा 2 पाई अंडर रूट I बाई सी। I है इनर्शिया ऑफ द डिस्क एंड C है इसका ट्विस्ट कांस्टेंट। अगर पूछा तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप कॉपी करें। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज स्प्रिंग पेंडुलम सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, यहाँ पे एक मास M हमने इसे अटैच किया है, और हमने इसको कुछ डिस्प्लेस किया, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगी। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा बेटा वो होगा 2 पाई अंडर रूट M बाई K, where frequency is 1 upon time, तो frequency हो जाएगी 1 upon 2 pi under root K by M। This formula is really important and this is again important। तो यहाँ से हमको कुछ रिलेशन मिल रहा है, टाइम का रिलेशन है इनवर्सली विद रूट K एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद रूट K, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस आगे भी और ज्यादा केसेस देखने वाले हैं। अब अगर सपोज यहाँ पे तो हमने जो माना वो जो स्प्रिंग था ना वो मासलेस था, लेकिन अगर हमारी स्प्रिंग में भी कुछ मास है तो स्प्रिंग का मास सिर्फ 1/3 कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मास ऑफ द स्प्रिंग हमने कैपिटल M लिया है और ऑब्जेक्ट का मास हमने स्मॉल m लिया है, तो यहाँ पे m तो रहेगा ही प्लस m बाई 3 आ जाएगा। मीन्स द मास ऑफ द स्प्रिंग इज जस्ट कंसिडर 1/3। वो कैसे आया, क्यों आया, वो सब समझने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जो फॉर्मूला दे रही हूँ वो याद कर लीजिए। उसके बाद अगर कुछ ऐसा है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 एक का मास m2 और ये k है, और हमने इसको ऐसे दबाया तो दोनों ऐसे इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, तो उसका टाइम T is 2 पाई अंडर रूट mr बाई k। mr इज नथिंग बट द रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास का ये फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट mr इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने पूरा थोड़ा बहुत लिखा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खाली इतना बताना चाहती हूँ कि अगर एक पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम जो हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है, उसको अगर हम वर्टिकली सस्पेंड कर दे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो इसकी नेचुरल लेंथ L है, बट यहाँ पे mg लगेगा जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो इस पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा इलोंगेशन हुआ है y0, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा ky0। तो यहाँ क्या होता है, mg और ky0 दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ky0 इज mg, सो m बाई k इज y0 बाई g। तो इसका फॉर्मूला वही रहता है, मतलब चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल रखो या वर्टिकल रखो, टाइम पीरियड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। T is 2 pi under root m by k, या तो आप बोल दो 2 pi under root y0 by g। y0 is the extension, इसकी नेचुरल लेंथ L है, बट कुछ एक्सटेंशन हुआ ना mg की वजह से बेटा, देख इसकी नेचुरल लेंथ L थी बट हो सकता है इतना एक्सटेंशन हुआ, सो दैट एक्सटेंशन इज y0। तो टाइम पीरियड सेम रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। आप ये लिखो या ये लिखो, आंसर विल रिमेन द सेम। बेटा एक चीज याद रखना, अगर आपका g चेंज होता है ना तो आपका y0 भी चेंज होगा।
सो देयरफॉर इट विल रिमेन कांस्टेंट इवन इफ जी चेंजेस। तो कैसे कि अपन इसके पहले वाले पेंडुलम देखे, दैट इज नॉर्मल सिंपल पेंडुलम, उस पे जी का इफेक्ट होता था, लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम पे जी का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगर ये चेंज होगा तो वाई नॉट भी चेंज होगा, बट m बाई के इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। बेसिकली मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, m बाई के इज वाई नॉट बाई जी, तो ये तो g चेंज होगा तो वाई नॉट भी चेंज होगा, क्योंकि ये वैल्यू m बाई के है, दैट इज अ कांस्टेंट, सो इट विल रिमेन अ कांस्टेंट। ठीक है, अब कॉपी कर लो। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना बड़ा टॉपिक है बेटा, बड़ा टॉपिक है और मुझे सारी चीजें आपको बतानी है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। अब आई गेस 2-3 सेक्शन और हो जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कीप पेशेंस, बिकॉज हमको मार्क्स चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मार्क्स चाहिए तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना इजी होता तो सब डॉक्टर्स नहीं बन जाते बेटा, तो कीप अ लिटिल पेशेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या बोला है कि 2 स्प्रिंग है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और ये मास M है। सिमिलरली यहाँ भी 2 स्प्रिंग है, K1, K2 और M। ठीक है, जब भी बेटा सीरीज होता है ना, तो सीरीज में क्या होता है, दोनों पे जो फोर्स लगता है वो सेम होता है। एक्सटेंशन दोनों में अलग अलग हो सकता है ये वाली स्प्रिंग X1 एक्सटेंड हो और ये वाली X2, तो सीरीज में क्या सेम होगा, फोर्स सेम होगा। जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, तब हम उसको सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो सीरीज का फॉर्मूला जो आपकी रेजिस्टेंस के पैरेलल का फॉर्मूला होता है वैसा होता है, मतलब 1/Ks इज 1/K1 प्लस 1/K2। अगर n स्प्रिंग्स में सीरीज में कनेक्ट हो तो कुछ बात नहीं बेटा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 ऐसे करते जाएंगे। तो टाइम का फॉर्मूला आएगा 2π√m/Ks। दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। मूविंग अहेड, व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में बेटा एक्सटेंशन दोनों में सेम होगा, फोर्स भले ही अलग हो। जैसे यहाँ पे हमने M ब्लॉक को थोड़ा सा खींचा, हम लोग यहाँ से यहाँ लाए, तो दोनों में एक्सटेंशन सेम होगा ना, जितना इसमें एक्सटेंशन हुआ उतना ही इसमें एक्सटेंशन होगा। यहाँ भी देखना, अगर ये नीचे आएगा तो जितना इसमें एक्सटेंशन है उतना ही स्प्रिंग में एक्सटेंशन है। बस ये कैसे पैरेलल, ये तो सीरीज लग रहा है ना बेटा, ये दिखता सीरीज जैसा है बट ये है नहीं। जैसे समझो, अगर इस स्प्रिंग को, ये मास को हम यहाँ लेकर आ गए, तो ये वाली स्प्रिंग X कंप्रेस हुई और ये वाली स्प्रिंग X एक्सपांड हुई, तो ये दिखता सीरीज है बट ये है पैरेलल। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता था, ये भी पैरेलल है, तो ये X दबेगी तो ये X खिंचेगी। ठीक है, ये K1 K2 तो ये सब पैरेलल के एग्जाम्पल है, सीरीज के नहीं। ठीक है, ये K2 जो है वो थोड़ा सा दबी ना X बेटा, वो उतनी ही X एक्सपैंड होगी, समझा, खिंचेगी, एक्सटेंशन। ओके, तो पैरेलल का फॉर्मूला जो सीरीज के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसके जैसा होता है, मतलब नॉर्मल ऐड कर देना है, K1 प्लस K2। अगर n सीरीज में लगी है मिस, सॉरी, अगर n पैरेलल में लगी है तो क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 ऐड करते जाएंगे। तो टाइम पीरियड when the springs are connected in parallel is 2π√m/Kp, where Kp is this formula. I hope this is clear to all. Please make a note. अभी और बात करते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। स्प्रिंग कांस्टेंट आप सबको पता है K होता है। ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये रेडियस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा। K और L का पहले रिलेशन समझ लो। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर हमने स्प्रिंग को कट कर दिया तो उसका K इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो उसका K डिक्रीज हो जाएगा, मतलब दोनों का उल्टा रिलेशन है। तो कट करने से उल्टा स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। ठीक है, सो इफ L इज हाफ, फोर्स कांस्टेंट दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम डबल। अगर हमने एक स्प्रिंग है उसको आधा कर दिया तो यानी जो एक पार्ट है उसका जो K है वो डबल हो जाएगा और दूसरे पार्ट का भी K डबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, ये कुछ स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, हमने हाफ कट कर दिया तो इसका ये वाला पार्ट की लेंथ L हो गई और स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो गया। सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट के साथ भी ऐसे ही हो जाएगा। अभी उसके बाद अगर एक स्प्रिंग है, हमने उसको 2 पार्ट्स में कट किया, लेकिन दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। जो एक पार्ट है वो दूसरे से n टाइम्स बड़ा है, सो L1 इज इक्वल टू n L2, दैट इज K2 विल बी इक्वल टू n इंटू K1 या K1n, कुछ भी बोल दो। अब बेटा जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा उसके लिए फॉर्मूला है, इसमें छोटा सा डेरिवेशन था वो आपके लिए जरूरी नहीं है, इसलिए आप ये याद रखेंगे। जिसकी लेंथ ज्यादा है ये उसका है और जिसकी लेंथ कम है, L2 की लेंथ कम है, ये उसका K2 है। तो K2 इज n प्लस 1K
एंड हियर n+1 k by n, बस इतना याद रखना है। ऑब्वियसली जिसकी लेंथ ज्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम ना, तो डिवाइड बाय n करना है। यहाँ पे k n+1 एंड हियर k n+1 by n, ठीक है, ओके। अब बेटा अगर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, मतलब सबका स्प्रिंग कांस्टेंट k ऐसा है, और हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो आपको पता है सीरीज में जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा k by n, और t और k का रिलेशन रूट के साथ होता है, तो हमारा k डिक्रीज हो गया है, तो हमारा जो टाइम है वो रूट n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज t और k का रूट के साथ रिलेशन है, तो k अगर हमारा डिक्रीज होगा तो टाइम हमारा रूट n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ n मैं फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। n आर द n स्प्रिंग्स, n आइडेंटिकल स्प्रिंग, n लिख देते हैं, ठीक है। अगर उसी सारी स्प्रिंग्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो पैरेलल में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट बिकम्स k इंटू n। तो अब जो हमारा टाइम है वो रूट n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये याद रह सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो मेथड पता है आप उससे अप्लाई करके देखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज सब चीजें याद करना पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये करना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये करना है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरा बेटा, अगर आपको सपोज यह एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, उसका टाइम दिया है, एक दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, उसका भी टाइम दिया है। अगर उन दोनों स्प्रिंग को हमने सीरीज में लगा दिया तो नेट टाइम क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है √T1² + T2², और उन्हीं दोनों स्प्रिंग को अगर हमने पैरेलल में लगा दिया उसी मास के साथ, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो ये उसके फॉर्मूला है। याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना डिराइव करने में अपना टाइम वेस्ट होगा, तो ये याद रह सकता है तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर लो। और स्पेशल केसेस के डिस्कशन करते हैं बेटा। अगर आपको दिया है कि x1 पोजीशन पे वेलोसिटी v1 है, x2 पोजीशन पे वेलोसिटी v2 है, तो उसका टाइम क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2π × x1² - x2² / v2² - v1²। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या बोला है, आपके पास दो पेंडुलम है, एक की लेंथ L1 है, एक की लेंथ L2 है, दोनों इनिशियली सेम फेज में है। अब आपको ऐसा पूछा है कितने टाइम बाद वापस दोनों सेम फेज में आ जाएंगे, एक की लेंथ L1, एक की लेंथ L2। तो बेटा इसको करने का क्या तरीका है, वापस क्वेश्चन सुनना कि दोनों सब सेम फेज में कब आएंगे। तो आपको पता है ना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √L, तो हमने लिखा n1 √L1 इज n2 √L2। बेटा एक की लेंथ छोटी होगी, एक की लेंथ ज्यादा बड़ी होगी, राइट। तो जिसकी लेंथ छोटी होगी उसके लिए आपको n की जगह n+1 लेना है, और जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका n ऑब्वियसली कम होगा। तो बड़ा वाला जो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ ज्यादा है उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी n ले ली, और जो छोटा वाला है उसको एक ज्यादा मतलब n+1 ले लेना। तो यहाँ पे मिला n+1 by n इज √L बिग, दैट इज L लार्ज अपॉन L स्मॉल, एंड आपको लेंथ और टाइम का रिलेशन पता है, सो दैट इज TL/TS। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको लेंथ दी जाएगी तो आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा, उससे आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी कि छोटे वाले की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी और बड़े वाले की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। समझ में आ गया ना ये? उसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन ऐसा दिया है, y is a sin ωt plus b cos ωt। अब यहाँ अटकते हैं बेटा, cos ωt is nothing but it can be written as b sin ωt plus π/2। तो अगर आप देखोगे इसका एम्पलीट्यूड a, इसका एम्पलीट्यूड b, और दोनों में फेज डिफरेंस π/2 है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर दो SHM सुपर इम्पोज होते हैं तो कैसे करते हैं अपन, √a² + b² + 2ab cos ωt, बट यहाँ पे फेज डिफरेंस 90 है ना, तो cos 90 0 हो गया, तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट का जो इक्वेशन है दैट इज y is a, दैट इज a is the amplitude which is this into sin ωt plus phi, where phi is tan inverse b/a। ये एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, आई एम श्योर कि आप लोग बहुत हो गए, मिस कितना करना है, थोड़ा सा ये मूविंग ऑन टू द एंड बस, और 2-3 केसेस ही हैं, उसके बाद डैम्प ऑसिलेशन एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। अब बेटा ये आपको आने का चांसेस कम है, बट एक बार देख लो, ये एक मास m है, यहाँ पे अपन ने पुली के सेंटर में स्प्रिंग लगाया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो हमेशा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k/4 ही कंट्रीब्यूट करेगा, बस उतना याद रखना है। तो टाइम हो जाएगा t is 2π √m/k/4। द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज जस्ट k/4, ओके, पूरा k नहीं लेना है। एक और सिस्टम देखो, यहाँ पे ये एक इस तरह से कनेक्टेड है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ k/4 आया, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन आया।
जो सेंटर से कनेक्टेड है उसका k/4 आया। अब ये दोनों किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज से कनेक्टेड है, तो सीरीज का सॉल्व करके आंसर आया 5/k, दैट इज 4/k प्लस 1/k इज 5/, यहाँ पे ks, एक मिनट, ये 1/ks है। अब ठीक है, 1/ks इज 4/k प्लस 1/k दैट इज 5/k, तो ks की वैल्यू k/5 हो जाएगी, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम आ जाएगा 2π√5m/k। ये याद करने की जरूरत नहीं, खाली इतना याद रखो, अगर सेंटर में कनेक्टेड है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 1/4 होता है। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो, ये आगे बढ़। सो नाउ आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड देन वी आर डन। ओके, डैम्प ऑसिलेशन कुछ ज्यादा कभी नहीं आता है, एक या दो फॉर्मूला बोल रही हूँ, वो याद रह जाए तो अच्छा है। डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे पेंडुलम को आपने डिस्टर्ब किया तो वो पहले तो जोर जोर से ऑसिलेट करेगा, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फिर उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाता है, फिर कम होते जाता है एंड फाइनली वो रुक जाता है। प्रैक्टिकल यही होता है, तो ये प्रैक्टिकल ऑसिलेशन है। अभी तक जो भी हम केसेस देख रहे थे, सच बोलूं वो कोई भी प्रैक्टिकल केसेस नहीं था जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता हो, एम्पलीट्यूड हमेशा डिक्रीज होते जाता है। तो ये हमने कुछ एम्पलीट्यूड के बारे में बताया है। तो यहाँ पे इस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो तो लगता ही लगता है, साथ में इसमें एक और डैम्पिंग फोर्स लगता है। तो जो दो फोर्सेस लगते हैं दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। ये डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला -B/V है। V इज द स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ये डैम्पिंग फोर्स होगा, एंड B इज अ डैम्पिंग कांस्टेंट। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज होते जाता है टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली, तो इसलिए इसका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू A0 e⁻ where k is B/2m। यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा है √ω0² -B/2m का स्क्वायर, और ये फाइनल इक्वेशन लिखी है जैसे अपन लिखते थे x इज A sin ωt, तो ये उसका एम्पलीट्यूड, ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्लस 5। समझ गया? So finally a sigh of relief we have done with such a big चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने ट्राई तो किया है कि आपको मैक्सिमम चीजें दे पाऊं मिनिमम टाइम में। अगर कुछ चीजें छूट गई हो तो मुझे माफ कर देना, हालांकि मुझे लगता नहीं है कुछ छूटी होंगी, बिकॉज मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं सारी चीजें आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर करिए, प्लीज कमेंट्स और लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अभी जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।